हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड कंडीशंस फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। किसी भी सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, आपके अपने भाई की तरफ से, दोस्त की तरफ से सबसे पहले प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ। जोक है, ध्यान से सुनना है कि जब एक पत्नी जो है वो तैयार होती है, सजती संवरती है, तो अपने पति से एक साधारण सा सवाल पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ध्यान से सुनना है, उसका पति क्या आंसर देता है, सुनना है। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज। पति, अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। सही है भाई, उनकी जो सैलरी है वो सारी किस पर लग जाती है, उस मेकअप पर, उस लिपा पोती पर लग जाती है। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लो। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं आज। पति, आज अच्छी लग रही हो। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो लग रही हो तुम इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी। सही है, तो इस पर उसकी बेचारे की सारी तनख्वाह खर्च हो जाती है, सैलरी खर्च हो जाती है। तो ये उसके दुख, दर्द और पीड़ा के बारे में बताता है। शादीशुदा लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड फॉर्म के अंदर घूमते हैं। ध्यान से सुनना है। सही है? पहली कंडीशन फर्स्ट, कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा। दोज मोलिक्यूल्स which are not superimposable on their mirror image are optically एक्टिव इन नेचर। ध्यान से सुनना है। ऐसे मोलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना करते हो। सुपर इम्पोज का मतलब होता है किसी छवि को दबा लेना। जैसे सुपर इम्पोज का मीनिंग समझो, ये आपका लेटर ए है, इसको मैं मिरर के सामने खड़ा कर देता हूं। तो जब आप मिरर के सामने ए लेटर को देखोगे तो कैसा होगा, ऐसा ही दिखेगा। अब इस ए को उठा के जब इस ए के ऊपर रखूंगा तो ये इसकी मिरर इमेज को क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज, मतलब इसको क्या कर लेगा, दबा के रख लेगा। डेट इज द मीनिंग ऑफ ए सुपर इम्पोजेबल। अगर मैं अल्फाबेट ओ की बात करता हूँ और ये मिरर लगा देता हूँ, सही है, तो ये दिखे भी कैसा का, ऐसा। इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये इसकी मिरर इमेज को, ये इसके प्रतिबिंब को क्या कर लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा, दबा लेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ ए सुपर इम्पोजेबल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि सुपर इम्पोजेबल का मीनिंग क्या होता है। ऐसी स्पीसीज जो अपनी मिरर इमेज को आसानी से क्या कर ले, सुपर इम्पोज कर ले, दबा ले। तो वो सब्सटेंस हमेशा केमिस्ट्री के अंदर ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये कह रहा है कि ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, तभी जाके वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर जब जब वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करेगा, और कब कब वो अपनी मिरर को सुपर इम्पोज करता हुआ नजर आएगा, मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करता हुआ नजर आएगा। केस फर्स्ट, सही है। मान लेता हूं कि कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग, कोई मॉलिक्यूल है जो क्या कंटेन करता है, CA4। सही है, CA4 है। कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई मॉलिक्यूल रहा होगा जो CA4 टाइप रहा होगा। देखो ध्यान से, CA4 को ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये A, वेज डैश, पीछे आप सीख ही चुके, ये ऐसे दिखा दूं, ये भी A और ये भी क्या है, A। देखते हैं अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है केमिस्ट्री के अंदर तो क्या वो सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव। देखो मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर में जो पास होता है वो कहाँ दिखेगा, दूर की तरफ दिखेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ मिरर में जो पास है वो कहाँ दिखेगा, दूर, और जो दूर है वो कहाँ दिखेगा, पास। ए है भाई, सॉरी, सही है। जो पास है वो दूर दिखेगा, दूर जो है वो पास दिखेगा। मतलब जब भी किसी की मिरर इमेज बनानी हो तो साधारण सा तरीका क्या है, इसके कान पकड़ो और कान पकड़ के इसको क्या कर देना है, घुमा देना है। कान पकड़ना है, ऐसे उठा लेता हूं इस मॉलिक्यूल को, देखो ऐसे उठा लिया, और उठाने के बाद इसके कान पकड़ के ऐसे घुमा देना है। डेट इज कॉल्ड इट्स मिरर इमेज। देखो ध्यान से, इसको जैसे ही कान पकड़ के ऐसे घुमाया होगा तो इधर की इधर तो ए रहा होगा,
इसको जब पकड़ के घुमाया होगा तो ये यहाँ पहुंच गया होगा, कह सकता हूँ, सही है। अब इसको जब घुमाया होगा तो ये इधर घूम गया होगा, सही है। अब इस मॉलिक्यूल को उठा के आप इसके ऊपर रख के देखो, जैसे इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये अपनी मिरर इमेज को क्या करेगा, सुपर इम्पोज करेगा, ये अपने प्रतिबिंब को एज इट इज दबा लेगा। ये दोनों देखने में एक जैसे हैं, इसका मतलब ये अपनी मिरर इमेज को क्या कर सकता है, सुपर इम्पोज कर सकता है। तो कह सकता हूं मिरर इमेज क्या हो रही है, सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज इज सुपर इम्पोजेबल। इस केस में मिरर इमेज कैसी है, सुपर इम्पोजेबल है। तो कह सकता हूं मॉलिक्यूल ऑफ सच टाइप कैसा होगा, मॉलिक्यूल ऑफ सच टाइप इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल अगर आपको कहीं भी देखने को मिलते हैं तो ये हमेशा केमिस्ट्री में आपको कैसे दिखते हुए नजर आएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखते हुए नजर आएंगे। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। तो ऐसी अगर मॉलिक्यूल आपको कहीं भी नजर आता है CA4 टाइप का, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब वो अपनी मिरर इमेज को क्या कर सकता है, सुपर इम्पोज कर सकता है, सही है। तो पहली कंडीशन ये मान लेता हूं। कंडीशन नंबर 2 देखो ध्यान से, मान लेता हूं कि एक फॉर्मूला चेंज कर देता हूं, ये 3 रख लेता हूं और एक बी डाल देता हूं, बीच में क्या डाल देता हूं, बी। तो इधर डाल देता हूं बी, जैसे ही आपने बी लिखा होगा ये बी। अब जैसे इसको उठा के आपने पलटी मार के इसको ऊपर रखा होगा, तो जैसे ही पलटी मार के इसके ऊपर रखोगे तो ये भी मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज को क्या करता हुआ नजर आएगा, सुपर इम्पोज करता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में भी कह सकता हूं मॉलिक्यूल कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे ही आपने मिरर इमेज बनाई, मिरर इमेज बनाने के बाद जैसे ही इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये अपनी प्रतिबिंब को फिर से क्या कर लेगा, दबा लेगा, ऐसे दबा लेगा। दबाने की वजह से ये अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर जाएगा। और जो मॉलिक्यूल सुपर इम्पोज कर जाते हैं वो केमिस्ट्री में कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी ऐसा केस का कभी भी भाई यहाँ कुछ भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे CH3Cl कुछ भी देखने को मिल सकता है। मॉलिक्यूल अलग अलग प्रकार के अगर हुए तब देखेंगे केसेस क्या होंगे, सही है। देख लो ध्यान से, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केस नंबर 3 क्या कहता है वो सुनो। अगर मैं कहूं ये CA2 और इसको बना दूं मैं B और C, सही है। इधर बना देता हूं क्या, C, ठीक है। अब ये जैसे ही घूमेगा तो इधर C। अब इस मॉलिक्यूल को फिर से इसके ऊपर रखो और घुमाओगे, तो जैसे इसको घुमाओगे तो A से A सुपर इंपोज कर जाएगा, C से C, इधर वाले A से A और B से क्या कर जाएगा, B। तो इस केस के अंदर भी मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा होगा। कैसा रहा होगा मेरे भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहा होगा। तो तीनों केसेस के अंदर आपको ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है, आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है। कैसा दिख रहा है मॉलिक्यूल, आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है। यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। देख लो ध्यान से तीनों केसेस। चलो केस नंबर 4 केस क्या है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जी मॉलिक्यूल अब की बार ABCD भी तो हो सकता है, सही है। ये B ये C और इसको मान लेता हूं ये क्या रहा होगा, D। अब ये कह रहे हैं कि चारों के चारों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सही है। अब चारों के चारों अलग अलग हो गए, तो चारों के चारों अलग होने की वजह से कह सकता हूं ये जो स्पीसीज है ये अपनी मिरर इमेज को क्या नहीं कर सकती, सुपर इम्पोज नहीं कर सकती। भाई चारों के चारों जो हैं हो सकता है वो एक दूसरे की मिरर इमेज को क्या ना कर पाए, सुपर इम्पोज ना कर पाए। देखो जैसे इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इधर A है, इधर C है, इधर A है, इधर C है। चलो D के ऊपर D इम्पोज कर जाएगा, B के ऊपर B इम्पोज कर जाएगा। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि भाई यहां से जो कंडीशन है वो एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रही, फुलफिल नहीं कर पा रही, मिरर इमेज को पूर्ण रूप से सुपर इम्पोज नहीं कर पा रही। अगर जो चीज पूर्ण रूप से सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगी उस मिरर इमेज को क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जिस स्पीसीज के पास चारों के चारों कंपोनेंट क्या हों, अलग अलग हों, तो मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल फॉर सच मॉलिक्यूल, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। कह सकता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। भाई अगर चारों के चारों कंपोनेंट हैं, देखो मैंने क्या क्या कहा,
मैंने कहा जी पहला केस मान लेता हूँ कोई मॉलिक्यूल CA4 टाइप रहा होगा तो ऑप्टिकली क्या मिला हमें, इनएक्टिव। सही है, अब तक जो चीजें पढ़ाई वो लिख देता हूँ, सम अप कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा CA3B, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा CA2BC, ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, CABCD, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। सही है, ऊपर वाले जो हैं वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, नीचे वाला जो है वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं कर पा रहा, और सुपर इम्पोज ना करने की वजह से जो नीचे वाला कंपोनेंट है, चौथा जो केस है, वो कंपोनेंट कैसा देखने को मिलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव देखने को मिलेगा। अब काम की बात, जब भी कोई कार्बन 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप से जुड़ जाता है, जब भी कोई स्पीसीज 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप से जुड़ जाता है, तो उस सेंटर को कायरल सेंटर कहा जाता है। किस सेंटर के नाम से जाना जाता है, कायरल सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी कंडीशंस पे चलते हैं। पहली कंडीशन ये कि वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना करता हो। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, दोज मोलिक्यूल्स in which carbon is attached with 4 different atom or group are also optically एक्टिव इन नेचर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर कार्बन जो है 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप से जुड़े, वो मॉलिक्यूल भी हमेशा कैसा देखने को मिलेगा, आपको ऑप्टिकली एक्टिव देखने को मिलेगा, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। सही है, अगर कोई मॉलिक्यूल जिसके अंदर 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप जुड़े हुए मिल जाएं, दिख जाएं, तो वो कंपोनेंट भी हमेशा क्या कहलाता है, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। तो दूसरी बात इसमें खास बात, इसमें एक शब्द आता है डेट इज कोल्ड कायरल सेंटर। कौन सा सेंटर मेरे भाई, कायरल सेंटर, या फिर उसे कहा जाता है एसिमेट्रिक सेंटर। कौन सा सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर। ध्यान रखना है, जब किसी कार्बन के चारों तरफ जुड़ने वाले एटम या ग्रुप अलग अलग मौजूद हों, तो उस सेंटर को किस नाम से जाना जाता है, एसिमेट्रिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर के नाम से। तो दोज मोलिक्यूल्स इन विच 4 different those molecules in which 4 different atom or groups are attached around a carbon, such center is known as chiral center। सच सेंटर इज नोन एज कायरल सेंटर। उस सेंटर को आप किस नाम से जान सकते हो, कायरल सेंटर के नाम से जान सकते हो। इसने दूसरी कंडीशन ये कही कि भाई जो मॉलिक्यूल है जिसमें अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप मौजूद होंगे, अगर वो अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप मौजूद हैं, 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप मौजूद हैं और वो कार्बन के चारों तरफ लग जाते हैं, तो कार्बन के चारों तरफ लगी हुई उस जगह को, जब वो लगे हैं 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप, वो सेंटर उस समय किस सेंटर के नाम से जाना जाएगा, कायरल सेंटर के नाम से। या फिर उस सेंटर को आप किस नाम से जान सकते हो, एसिमेट्रिक सेंटर। कोई पूछे कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर क्या है, तो सिर्फ आपको इतना कहना है कि कार्बन के चारों तरफ लगने वाले एटम या ग्रुप जो हैं वो देखने में कैसे हों, अलग अलग हों, तो उस सेंटर को आप किस नाम से जान सकते हैं, कायरल सेंटर या फिर एसिमेट्रिक सेंटर के नाम से। सही है, एंड सच कार्बन, और ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप से घिरा हुआ है, तो उस कार्बन को किस नाम से जाना जाएगा, एंड सच कार्बन इज known as chiral carbon।
ऐसे कार्बन को आप किस नाम से जानेंगे? कायरल कार्बन से। सेंटर क्या होगा? एक ऐसा सेंटर जिसमें कार्बन के चारों तरफ एटम या ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं, वो सेंटर कहलाएगा एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर। अगर उसी कार्बन के चारों तरफ एटम या ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं तो वो कार्बन उस समय किस नाम से जाना जाएगा? कायरल कार्बन के नाम से। एंड कायरल कार्बन इज रिप्रेजेंटेड, एंड कायरलिटी ऐसे लिख दो, कायरलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड कायरलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, and chirality is represented by using स्टार। सही है, उसके ऊपर क्या लगा दो? एक स्टार लगा दो। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई कायरलिटी मौजूद है, कायरल सेंटर मौजूद है, चार अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप मौजूद हैं, तो उसको दर्शाने के लिए आप उसके ऊपर क्या लगा सकते हो? स्टार लगा सकते हो। जैसे यही एग्जांपल यूज कर रहा हूं भाई, ये वाला, इसके ऊपर जुड़ने वाले चारों एटम या ग्रुप जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कायरल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कायरलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण जो आपको अच्छा लगे वो उदाहरण ले सकते हैं। जुड़ने वाले एटम या ग्रुप कैसे होने चाहिए? अलग अलग। जैसे मान लेता हूँ यहाँ Cl जोड़ देता हूँ, यहाँ क्या जोड़ देता हूँ? जुड़ने वाले अलग अलग होने चाहिए, H जोड़ देता हूँ, यहाँ पे OH जोड़ देता हूँ, और यहाँ पे जोड़ देता हूँ CH2CH3, जो आपको अच्छा लगे। सही है, देखने वाले चारों अलग अलग हैं, तो कह सकता हूँ ये मॉलिक्यूल कैसा रहा होगा? कायरल सेंटर वाला रहा होगा। और जिसके पास कायरल सेंटर हो वो कैसा हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखना है, सही है। जिसके पास कायरल सेंटर होगा वो क्या हो सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को। मैंने कहा जिसके पास कायरल सेंटर हो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि जितनी बार भी कायरल सेंटर होगा वो मॉलिक्यूल उतनी बार ही पॉसिबल है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। अगर किसी गिवन स्पीसीज के पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो वो जीवन में हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगी। अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकती है और नहीं भी। उसका केस आप पढ़ते हुए नजर आएंगे कि होगी तो कब होगी, होगी नहीं तो कब नहीं होगी। ध्यान से सुनना है। तो जिसके पास एक कायरल सेंटर हो वो तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन जिसके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इस चीज का ध्यान रखना है। तब तक एक जोक सुना देता हूं, सुनना है। बड़े जालिम लोग हैं जनाब, ध्यान से सुनना है। बड़े जालिम लोग हैं जनाब, शादी करवा के आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो। सही है भाई, शादी करवाने के बाद लोग कहते हैं कि भाई क्या रहो? सदा सुखी रहो। तो देख सकते हो भाई दुनिया कितनी बड़ी जालिम हो चुकी है आजकल। फिर एक और सुनाएंगे चुटकुला इसी बात पे। अगली कंडीशन पे चलते हैं। कंडीशन नंबर 3, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, चारों जुड़ने वाले एटम या ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। कह सकता हूं तीसरी कंडीशन क्या कहती है? दोज मोलिक्यूल which does not contain plane of symmetry। सही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री को आप POS से लिख सकते हो। दोज मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। जिन मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझो जिसको बराबर भागों में काटा जा सकता हो, एक ऐसा प्लेन जो किसी भी दिशा से पास करने पर किसी मॉलिक्यूल को बराबर बराबर एक जैसे हिस्सों में क्या कर दे? काट दे। उस चीज को आप क्या कह सकते हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हो। भाई आपने किसी चीज को काटा और काटने के बाद ऊपर का धड़, ऊपर का हिस्सा और नीचे का जो धड़ है, नीचे का जो हिस्सा है वो एक जैसा हो, और शीशे में देखने के बाद वो एक दूसरे की मिरर इमेज को क्या करते हो? सुपर इम्पोज करते हो। मतलब उसके धड़ को इस तरीके से, उसके सिरे को इस तरीके से काटा जाए कि जब आप शीशे में देखें तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक दूसरे के ऊपर क्या बनाते हो? सुपर इम्पोजिशन बनाते हो, अपनी मिरर इमेज को दबा लेते हो। दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। और जब भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली
इनएक्टिव होगा। दोज मॉलिक्यूल विच डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर एंड इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हुई एंड इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट देन molecule is optically inactive in nature। तब जाके मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है नेचर में, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है नेचर के अंदर। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो उसकी कायरलिटी जो है वो कह सकते हो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। वो कंपोनेंट कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बेशक उसके अंदर कायरल सेंटर ही क्यों ना मौजूद हो। अगर मॉलिक्यूल के पास कायरलिटी है, कायरल सेंटर है, लेकिन मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कंडीशंस मोटी मोटी ये कहती हैं कि किसी भी सब्सटेंस को अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव बनाना चाहते हो तो छोटी सी बात ये है, किसी भी चीज को ऑप्टिकली एक्टिव बनाने के लिए 3 कंडीशन हैं, 3 शर्तें हैं। पहला, मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज ना करता हो, जैसे का तैसा ना हो, वैसा का वैसा मिरर पे देखने पे अपनी प्रतिबिंब, अपनी परछाई ना बनाता हो ऐसी की ऐसी। दूसरा, मॉलिक्यूल जो है 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मतलब उसके पास कायरल सेंटर होना चाहिए, अगर एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं। तीसरा, अगर उसके पास कायरल सेंटर है कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कायरल सेंटर होने के बावजूद अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हुई तो भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मॉलिक्यूल आपको ऑप्टिकली इनएक्टिव देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान से सुनना है। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाती है तो देख सकते हो किस तरीके से कंपोनेंट काम कर सकता है। तीसरा, इफ वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, अभी क्लियर कर देते हैं फिर आपको स्ट्रक्चर से दिखाऊंगा। इफ वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट, इफ वन कायरल सेंटर इज प्रेजेंट in a molecule, if one chiral center is present in a molecule, such molecule is always optically active in nature, such molecule is always optically active in nature। कह सकता हूं, अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही कायरल सेंटर हुआ तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, यहां Cl दिखा देता हूं कोई बात नहीं, अगर मॉलिक्यूल के पास एक ही कायरल सेंटर मौजूद है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। किसी भी मॉलिक्यूल, फिक्स है ये कंडीशन, ध्यान रखना है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक कायरल सेंटर है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई दो राय नहीं है। दूसरा, if more than one chiral, if more than one chiral, if more than one chiral carbon is present, if more than one chiral carbon is present, then molecule may or may not be, may or may not be optically active in nature। अगर मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर हुए तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक कायरल सेंटर मौजूद है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर मौजूद है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, फिशर प्रोजेक्शन की थी हमने, ध्यान हो आपको। तो इधर मान लेता हूँ CH3 है, इधर H मान लेता हूँ, इधर Cl मान लेता हूँ, इधर H मान लेता हूँ, इधर Cl मान लेता हूँ, इधर क्या मान लेता हूँ, CH3। सही है। अब देखो, जैसे ही आपने इसकी मिरर इमेज बनाई, देखो ध्यान से, मिरर इमेज क्या बनी होगी, मिरर इमेज में जो राइट की तरफ है वो लेफ्ट की तरफ चला गया होगा और जो लेफ्ट की तरफ है वो राइट की तरफ पहुंच गया होगा, कह सकता हूं। देखो, ध्यान से देखना है। देखो, पहले कायरलिटी ढूंढते हैं। 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये कार्बन होगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और ये पूरा नीचे का मॉलिक्यूल अलग काउंट होगा।
तो चारों अलग अलग हैं तो कह सकता हूँ इसके पास अलग अलग मौजूद हैं, तो स्टार लगा सकता हूँ। स्टार का मतलब उसके पास कायरल सेंटर होगा। इसको चेक करो, HCl CH3 चारों अलग अलग है तो कह सकता हूँ इसके पास भी कायरल सेंटर होगा। इसी की छवि बनाई है तो कायरल सेंटर ऐसा तो है नहीं कि रातों रात गायब हो जाएगा, इसके पास भी क्या मौजूद रहा होगा, कायरल सेंटर। अब पूछेगा पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर, कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव। तो देखो, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर मौजूद हैं, 4 अलग अलग प्रकार के एटम या ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आसानी से कह सकता हूँ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव रहा होगा, देखने में ऐसा लग रहा है। लेकिन आंसर होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को जब यहां से काटने की कोशिश करोगे, दिखा रहा हूं डायग्राम से, तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है कह सकता हूं। ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दी, यहां से इसको काटने की कोशिश करोगे तो यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दी। जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाओगे तो ये जो धड़ है, ये जो धड़ है, इसको अगर आप शीशे में देखने की कोशिश करोगे, मान लेता हूँ यहीं शीशा लगा देता हूँ, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री जहां से पास की वहीं आपने शीशा लगा दिया, तो जैसे ही शीशे में देखने की कोशिश करोगे तो कह सकता हूँ ऐसे खड़ा हूं, अब मैं यहां से क्या कर जाऊं, बैक फ्लिप कर जाऊं, ऐसे हो जाऊं, तो इसका मतलब इसको क्या कर दूं, मैं पीछे की तरफ घुमा दूं। तो जैसे ही इस मॉलिक्यूल को बैक फ्लिप करेंगे आप, जैसे ही घुमाएंगे, घुमाने की वजह से CH3 के ऊपर कौन पहुंच जाएगा, CH3, H के ऊपर कौन पहुंच जाएगा, H, और Cl के ऊपर कौन पहुंच जाएगा, Cl। बशर्ते इसके पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है। कायरलिटी आपको मिसगाइड कर रही है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री साफ साफ कह रही है कि जैसे ही इसको उठा के आप ऐसे रखेंगे, ऐसे मान ले तो मेरी बॉडी पोस्चर ये है, तो जैसे ही मैं ऐसे रखूंगा, तो जैसे इस मॉलिक्यूल को आप ऐसे रखोगे तो CH3 पे CH3, H के ऊपर H, Cl के ऊपर कौन पहुंच जाएगा, Cl। तो ये मॉलिक्यूल कैसा मिलेगा आपको देखने में, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये अपनी मिरर इमेज को प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है। सच मॉलिक्यूल, या फिर सच की बजाय अबो मॉलिक्यूल कंटेन chiral center, above molecule contain chiral center but optically inactive in nature। कायरल सेंटर होने के बावजूद ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है नेचर के अंदर, तो रीजन है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। मैंने अभी अभी कहा था 3 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन नहीं लगी तो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा देखने को मिलेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव देखने को मिलेगा। सही है, तो ये कंडीशंस आप देख सकते हो, आराम से तसल्ली से बैठकर देख सकते हो, देख लो। तब तक ये नोट करोगे, तब तक एक आसान सा साधारण सा चुटकुला सुना देता हूँ, दिमाग लगाना है, बड़ा हैवी चुटकुला है, ध्यान से सुनना है। एक गंजे के सर पे 2 बाल थे। एक गंजे के सर पे कितने बाल थे भाई? 2। एक गंजे के सर पे 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर भी शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सोचो सोचो सोचो, फिर रिपीट कर देता हूँ। एक गंजे के सर पे 2 बाल थे, दोनों में प्यार हो गया, फिर भी शादी नहीं हुई। मटरू, क्यों नहीं हुई शादी? क्योंकि बाल विवाह कानूनी अपराध है, इसीलिए उन बालों की जो शादी है वो नहीं हुई, क्योंकि बाल विवाह क्या है, कानूनी जुर्म है भारतीय संविधान के अनुसार। इसीलिए उन बालों के बीच में प्यार तो हुआ, लेकिन उन बेचारों की शादी नहीं हुई। एक और सुनोगे इसी बात पे, सुन लो, एक चुटकुला और सुन लो। जैसे शादी ब्याह करते हैं तो क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों की कुंडलियां मैच करते हैं, तो लड़के के भी गुण मिलाते हैं और लड़की के भी गुण मिलाते हैं। सही है भाई, लड़के के भी गुण मिलाए जाएंगे और लड़की के भी। लड़के के जो गुण है वो 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, फिर जब लड़की के गुण मिलाए जाते हैं तो ध्यान से सुनना है क्या बात होती है, सुनो। पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए, लेकिन लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की वाले हैरान होकर पूछने लगे, जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? लड़के वाले, हमारा लड़का बिल्कुल लफंगा है, अब क्या बहू भी उस जैसी ले आए। सही है भाई, तो घर वालों ने कहा जी हम ये शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो लड़का है वो लफंगा है, क्योंकि 36 के 36 गुण उसके भी मिल गए। घर वालों को पता चल गया जो ये पंडित है ये क्या कर रहा है, झोल झपाट कर रहा है शादी के अंदर, तो उसको पता चल गया कि लड़का लफंगा है, तो क्या बहू भी लफंगी थोड़ी लेके आएंगे भाई।
तो घर वाले भी बड़े समझदार होते हैं। तो ये चुटकुला छोटा सा था, ध्यान रखना है जब भी कोई ब्राह्मण शादी करवाने के लिए जाए तो ऐसे गप्पे ना मारना भाई, किसी का भविष्य खराब ना करना। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।